शीशे के टुकड़ों सी तेज बर्फीली हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। विशाल सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार पर जमी हुई बेंच पर सिकुड़ी हुई मीरा अमन को बेरहम झोंकों से बचाने की कोशिश कर रही थी। 7 साल का लड़का घुटनों को पकड़े कांप रहा था। उसके होंठ ठंड से नीले पड़ गए थे। उनकी आंखों में हताशा और असहनीय शर्म का मिश्रण जमा हुआ था। भारी बैग लिए तेजी से गुजरते राहगीरों की हर नजर उन्हें एक नया घाव दे रही थी, उनकी गरीबी की याद दिला रही थी। आर्यन एक सर्जन जिसके हाथ चमत्कार करने में सक्षम थे, लेकिन आत्मा में अकेला यात्री था, रुक गया। उसकी बेदाग काली एसयूवी फीकी अप्रैल की धूप में चमकती हुई निराशा के इस साम्राज्य में किसी दूसरे ग्रह के जहाज जैसी लग रही थी। वह 35 साल का था और उसकी जिंदगी सटीक, आरामदायक, लगभग बांझ थी। लेकिन पेशेवरियत की तराशी हुई कवच के पार कुछ और उभरा। करुणा का एक तेज, अप्रत्याशित चुभन। वे जम रहे थे। उनकी जरूरत जाहिर थी, लगभग शारीरिक रूप से महसूस होने वाली। माफ करना, क्या कुछ हुआ है? आर्यन की आवाज असामान्य रूप से नरम थी, जिसमें चिंता की झलक थी। मीरा ने सिर्फ सिर हिलाया। उसकी नजरें बुझ गई थीं। गर्व या थकावट? एक अचानक विचार ने आर्यन को चमकाया। उसे हमेशा एक सहायक की जरूरत थी। मदद क्यों ना करे और साथ ही अपनी समस्या का समाधान भी करे। मेरा नाम आर्यन है। मुझे घर के काम के लिए मदद की तलाश है, रहने की व्यवस्था के साथ। जाहिर है यह एक गंभीर प्रस्ताव है। वह लगभग उसकी अविश्वास को देख सकता था, जो उसके बर्फीले मुखौटे के पार झलक रहा था। मुझे सचमुच मदद की जरूरत है और पैसों की कोई कमी नहीं होगी। असहनीय झिझक के कुछ सेकंड बाद जब अंदर के राक्षस जाल और खतरों के बारे में चिल्ला रहे थे, मीरा एक फंसे हुए जानवर की तरह इस बचाव की तिनके को पकड़ लिया। मैं मीरा हूं और ये अमन है। उसके शब्दों में टूटी हुई उम्मीद थी। जब वे कार की ओर बढ़े तो आर्यन की आंखें, जो छोटी से छोटी डिटेल को पकड़ने के लिए प्रशिक्षित थीं, अमन की मुश्किल से ध्यान देने योग्य लंगड़ाहट को पकड़ लिया। वह साइकिल से बुरी तरह गिर गया था। मीरा ने फुसफुसाया, उसकी नजर पकड़ते हुए। ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है। पिता? यह सवाल हवा में लटक गया। पूछा नहीं गया, लेकिन महसूस किया गया। मीरा ने खुद इसका जवाब दिया। उसकी आवाज दब गई। पिता नहीं है, हम गांव से आए हैं, वहां कुछ नहीं है। आर्यन ने समझते हुए सिर हिलाया। वही पुरानी, दुनिया जितनी पुरानी, निराशा की कहानी। उसका अपना अतीत अलग चीजों से बुना हुआ था, लेकिन सार में समान था। अकेलापन। उसके माता पिता, चिकित्सा जगत के सितारे, लगातार अपने करियर में व्यस्त थे। वह केवल उनकी अनुपस्थिति की गूंज के बीच उदासीन दादी की देखरेख में पला बढ़ा। दादी ने उसे जीवित रहना सिखाया, आत्मनिर्भर बनना, लेकिन सांत्वना नहीं दी। इस तरह उसका चरित्र गढ़ा गया, स्वतंत्र, सफल, लेकिन गहरे बंधनों से आंतरिक रूप से दूर। उसके रोमांस क्षणिक थे, बिना किसी प्रतिबद्धता के, सटीक रूप से निर्धारित रस्में। इससे ज्यादा कुछ नहीं। सबा 7 साल पहले एक ठंडे अक्टूबर में रोमांच की प्यास ने आर्यन को गांव के पास की झील तक धकेल दिया। उसकी नाव लीक हो गई और वह पूरी तरह से भीगा हुआ मुश्किल से किनारे तक पहुंचा। उसकी बस एक ही इच्छा थी, गर्म होना। उसने पहले दरवाजे पर दस्तक दी। लगभग 20 साल की एक नाजुक लड़की ने दरवाजा खोला, जिसकी आंखें समुद्र की लहरों के रंग की थीं। सीमा। उसने बिना सोचे समझे उसे अंदर ले लिया, गर्मा गर्म चाय पेश की। उसका घर चिंता भरी खामोशी से भरा था। उसका सौतेला पिता एक शराबी राक्षस था। बहन चली गई थी। वह इस अंधेरे में एक अकेली टिमटिमाती लौ थी। उस रात उनके शरीरों को एक दूसरे में सांत्वना मिली। क्षणिक विस्मृति। सुबह होते ही सौतेला पिता आ गया और आर्यन एक भूत की तरह गायब हो गया। केवल ऐसे वादे छोड़ गया जो कभी पूरे नहीं हुए। उसने खुद को यह यकीन दिलाया कि भावनाएं बुझ गई हैं, कि दूरी ने रोमांस को मार दिया है। लेकिन यह झूठ था, जिस पर उसकी आजाद जिंदगी टिकी थी। अब घर पर मीरा अपने कर्तव्यों को बेदाग तरीके से निभा रही थी और अमन पहले कभी न देखे गए खिलौनों और गर्मी का आनंद ले रहा था। आर्यन अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रखे हुए था। काम, डेट्स, खेल। मीरा के साथ उनके रिश्ते में एक अजीब,
सुविधाजनक सामंजस्य आ गया था। वे बहुत बातें करते थे, लेकिन मीरा एक बंद किताब बनी रही, खासकर जब अमन और उसके पिता की बात आती। वह बस साइकिल से गिर गया था। वे अकेली बात दोहराती थी। एक दिन थका देने वाली सर्जरी के बाद फोन बजा। यह वरुण था, एक पुराना सहपाठी। आर्यन भाई, कुछ हफ्तों में क्लास रियूनियन है, सब पत्नियों पतियों के साथ। तुम कैसे हो? कंप्लीट हो? और आर्यन खुद न जानते हुए भी क्यों झट से कह दिया, बेशक, मेरे पास एक शानदार पत्नी है। धत्त तेरे की। उसने ये क्यों कहा? वे दिखावा करना चाहता था, लेकिन न तो पत्नी थी और न ही इस भूमिका के लिए कोई सभ्य साथी। अपनी कई रखेलों को मन में दोहराते हुए उसने उन्हें खारिज कर दिया। उनमें से कोई भी इस मौके को लपक लेती और तभी उसे मीरा की याद आई। बिल्कुल सही, सरल, निर्दोष, लेकिन अद्भुत क्षमता वाली। कुछ स्टाइलिश कपड़े, बेहतरीन कारीगरों के हाथ, और वह हीरा बन जाएगी। वह आगे की मांग नहीं करेगी, अनावश्यक सवाल नहीं पूछेगी। मीरा, मुझे आपसे बात करनी है, उसने घर में घुसते हुए कहा। मीरा चौंक गई। उसके चेहरे पर नौकरी से निकाले जाने का डर झलक रहा था। सब ठीक है आर्यन। ऑफिस में तनाव से कांपती हुई वह कुर्सी के किनारे पर बैठ गई। मेरा आपसे एक असामान्य प्रस्ताव है। 2 हफ्तों में क्लास रियूनियन है। मुझे एक साथी की जरूरत है, मेरी पत्नी होने का नाटक करने के लिए। आघात। यही मीरा ने महसूस किया। ये आत्मनिर्भर, सफल आदमी अपनी कुंवारे होने की स्थिति पर शर्मिंदा है। और अमन, उसके मुंह से निकल गया। ये बस समय खरीदने के लिए एक बहाना था। अमन घर पर रहेगा, वह अब बड़ा लड़का है, और तुम्हारा मन बहल जाएगा, एक उदार पुरस्कार मिलेगा। उन लोगों को तुम फिर कभी नहीं देखोगी। आर्यन की आवाज उबदी तिलनय थी और मीरा दांत पीसकर सहमत हो गई। अगले दिन आर्यन उसके लिए आधी रात के आसमान के रंग का एक गाउन लाया, पहने वाला, जगमगाहट से भरा, चक्करदार हील्स वाले चमकदार जूते। जब मीरा ने यह भव्यता पहनी तो आर्यन जम गया। उसकी सांसें थम गईं। क्या ये मैं हूं? मीरा ने शीशे में खुद को देखते हुए फुसफुसाया। ये तो बस शुरुआत थी। सबसे अच्छा ब्यूटी सैलून, हेयर ड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट, मैनिक्योरिस्ट। जब वह बाहर निकली तो सुंदरता का अनुभवी पारखी आर्यन हैरान खड़ा था। ऊंची, जटिल केशविन्यास, हल्का मेकअप, जो उसकी चीनी मिट्टी जैसी त्वचा को पुच्चर की रहा था। वह चकाचौंध करने वाली थी, उस लड़की से पूरी तरह से अजनबी जिससे वह कुछ हफ्तों पहले मिला था। रीयूनियन पार्टी में निगाहें उस पर टिकी थीं। प्रशंसा की फुसफुसाहटें, पत्नियों की ईर्ष्या। मीरा पहले जमीन में समा जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसने एक अजीब, मीठा आनंद महसूस किया। वह एक साधारण नौकरानी हलचल मचा रही थी। वे आर्यन के साथ नाच रही थी और वे आदर्श जोड़ी लग रहे थे। यह शाम उसके लिए एक परी कथा बन गई। स्कूल के दौरे के दौरान जब वे यादगार पट्टिका के पास से गुजर रहे थे, मीरा जम गई। शोक के फ्रेम में एक काली सफेद तस्वीर में सीमा मुस्कुरा रही थी, उसकी बड़ी बहन। मीरा को ऐंठन हुई। वह फूट फूट कर रोने लगी, आंसुओं का प्रवाह रोकने में असमर्थ। मीरा, क्या हुआ? आर्यन ने चिंतित होकर पूछा, उसे एक तरफ ले जाते हुए। सीमा, यह मेरी बहन है, मीरा ने मुश्किल से कहा, और शब्द बह निकले जैसे टूटा हुआ बांध। उसने यहां ज्यादा समय नहीं पढ़ा। मां मर गई। हम सौतेले पिता के पास चले गए। वह शराब पीता था। सीमा गर्भवती हो गई, लड़का छोड़ गया। वह बच्चे को जन्म देते हुए मर गई 6 साल पहले। अमन, ये उसका बेटा है। हम सौतेले पिता से भाग गए। वह पूरी तरह से जंगली हो गया था। आर्यन सीमा की तस्वीर को यादगार पट्टिका पर देख रहा था। वही फिरोजी आंखें, बिल्कुल वही चेहरा। उसकी दुनिया उजड़ गई। ये वही लड़की थी। वह मुश्किल से खड़ा रह पाया। अमन, उसका बेटा। उसे गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। उसे बताना था। मीरा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज रुंधे हुए गले से निकल रही थी। शायद तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी, हर शब्द को मुश्किल से निकालने के लिए। उस रात के बारे में, अपने भागने के बारे में, अपनी अनभिज्ञता के बारे में पूरा गंदा सच बताने के लिए। मीरा चुपचाप सुनती रही। उसका चेहरा पीला पड़ गया था,
गालों पर आंसू बह रहे थे। वह लगातार बोलता रहा, कोई बहाना खोजने की कोशिश कर रहा था, जो था ही नहीं। वह कैसे नहीं समझ पाया कि वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन सीमा ने केवल कुछ साल ही पढ़ा था और तब वह उसकी उम्र नहीं जानता था। मीरा, हम पहुंच गए, उसने अंत में कहा। वह कार से बाहर निकली, जैसे सपने में हो। घर में अमन पहले ही सो गया था। वे अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मीरा किचन में उतर गई। आर्यन बैठा हुआ था, ब्रांडी की बोतल को देख रहा था। पियोगी? उसने पूछा। वह, जो आमतौर पर तेज शराब के प्रति उदासीन थी, ने सिर हिलाया। बहुत ज्यादा भावनाएं थीं। तुमने कुछ नहीं कहा? आर्यन ने धीरे से कहा। क्या तुम मुझे दोषी ठहराती हो? मीरा ने आह भरी। मैं कौन होती हूं दोषी ठहराने वाली? मैं देखती हूं, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या महसूस कर रही हूं, लेकिन दोषी ठहरा नहीं सकती। आप युवा थे, दिल पर किसी का बस नहीं चलता, और भले ही आप उसके साथ रहते, यह उसकी जिंदगी की गारंटी नहीं थी। मेरे माता पिता डॉक्टर हैं, हम उसकी मदद ढूंढ सकते थे। आर्यन ने निराशा में प्रतिवाद किया। लेकिन मुझे प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता था। देखा आपने? मीरा ने कमजोर सी मुस्कान दी। उसने आपको नहीं बताया। मैं उसे दोष नहीं देती, लेकिन आपको भी नहीं। बस ऐसा हो गया। शुक्रिया, आर्यन ने फुसफुसाया। उसकी आंखें नम हो गईं। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वे 1 घंटे और बातें करते रहे और आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे इतनी जल्दी माफ कर दिया गया है। वह उसके पास बैठ गया, उसे गले लगा लिया। मीरा, उसने फुसफुसाया और उनके होंठ मिले। फिर सब कुछ धुंधला सा था, जैसे कोई शक्ति उन्हें उठाकर बेडरूम तक ले गई। वही शक्ति जो उन्हें सुपरमार्केट के पास ले आई थी। सुबह मीरा उलझन में जाग गई। हे भगवान, मैंने यह क्या कर दिया? वह शायद सोचेगा कि मैं आसानी से उपलब्ध हूं। डर ने उसे भगाया। उसने सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जगा हुआ आर्यन खुद को नया महसूस करते हुए उसे देखा। मीरा, ये तुम क्या कर रही हो? वह हैरान था। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओह मीरा, आर्यन ने बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होना था हो गया, और मैं तुम्हें तुच्छ नहीं सोचता हूं। लेकिन आप पुरुषों के लिए सब कुछ आसान है। उसने पलटवार किया। आइए, देखा, जीत लिया। आर्यन बहस की निरर्थकता समझ गया। ठीक है, ऐसा ही सही। लेकिन अमन का क्या? बच्चे को सर्जरी की जरूरत है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अब तो दोगुनी। उसने उसे देखा। तो मेरा बकवास छोड़ दो। हम बस ये भूल जाएंगे और सहयोग जारी रखेंगे। क्या तुम्हें यह मंजूर है? मीरा ने सिर हिलाया। ठीक है, तो बात पक्की। वह कमरे से बाहर निकल गया। मीरा बिस्तर पर बैठ गई। उसे ये बात पसंद नहीं आई। उसके स्पर्श को भूल जाऊं, उन होठों को। लेकिन उसे अमन के बारे में सोचना चाहिए। अमन की सर्जरी में जबरदस्त पैसा लगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्यन ने मुख्य डॉक्टर से कहा। मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। वह पहले ही डीएनए टेस्ट करवा चुका था। अमन उसका बेटा था। कुछ दिनों बाद खुश आर्यन ने मीरा को बताया। मेरे पास जबरदस्त खबर है, अमन की सर्जरी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन, उसने कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। आर्यन, वह खुद से बड़बड़ाता हुआ ऑफिस में चढ़ गया। उसके साथ रात बिताई, और वह अभी भी मुझे आर्यन कह रही है। काम में मन नहीं लग रहा था। आंखों के सामने उसका कोमल शरीर, चेरी जैसे होंठ थे। उसे सलाह की जरूरत थी। आर्यन अपने दोस्त और सहपाठी समीर के पास गया। समीर, उसके विपरीत, नेहा के साथ खुशी खुशी शादीशुदा था। आर्यन कभी नेहा को फीका मानता था, लेकिन समय के साथ वह खिल गई, एक सच्ची सुंदरता बन गई। और आर्यन प्रशंसा करता था कि समीर ने उसकी आत्मा को देखा, न कि केवल बाहरी रूप। हमेशा से जानता था कि तुम्हारे साथ अतीत का कोई साया है। समीर मुस्कुराया। तुम मेरे भविष्य वक्ता हो। आर्यन अप्रसन्नता से मुस्कुराया। समीर सही है, नेहा ने कहा। तुम में हमेशा कुछ रहस्यमय था। लेकिन अब, आर्यन, ऐसा करो। जब घर जाओ तो सबसे खूबसूरत गुलदस्ता खरीदो और मीरा से अपने प्यार का इज़हार करो। जो होगा सो होगा। हम महिलाएं
निर्णायक पुरुषों को पसंद करती हैं। जैसा उसने कहा, उसने वैसा ही किया। जब आर्यन घर आया, तो मीरा को ईर्ष्या की चुभन महसूस हुई। सोच रही थी कि उसने शाम किसके साथ बिताई। उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने उसे विदेशी फूलों की एक शानदार टोकरी भेंट की। यह क्यों? उसके मुंह से निकल गया। बस ऐसे ही। आर्यन मुस्कुराया। मीरा, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। अगर तुम जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो, तो मैं इंतजार करूंगा, जितना भी समय लगे। खामोशी छा गई। आर्यन इंतजार कर रहा था। अंत में मीरा मुस्कुराई। और इंतजार करके समय क्यों बर्बाद करें? अगले दिन वे अमन को क्लिनिक के लिए तैयार कर रहे थे। वे तुम्हारी जांच करेंगे और फिर तुम्हारी टांग ठीक करेंगे, मीरा ने समझाया। क्या इसमें दर्द होगा? छोटा बच्चा डर कर पूछा। नहीं, तुम्हें एक इंजेक्शन लगाएंगे और तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा, और फिर जाग जाओगे और तुम्हारी टांग नई जैसी हो जाएगी, आर्य ने सांत्वना दी। वाह, क्या आप मुझसे मिलने आएंगे? हाँ प्यारे, मीरा ने जवाब दिया। हम अक्सर तुमसे मिलने आएंगे। मीरा क्लिनिक से बाहर निकली। उसकी आत्मा गा रही थी। जो शहर पहले पराया लग रहा था, अब मेहमान नवाज और उत्सवपूर्ण लग रहा था। वह बदलाव चाहती थी। एक हेयर ड्रेसर की दुकान देखकर आवेग में अंदर चली गई। शायद अब प्यार में है? चालाकी से मास्टर ने पूछा, जब मीरा नए बॉब कट और हल्के मेकअप के साथ अपने बदले हुए अक्स को शीशे में देख रही थी। पूरी तरह से, मीरा ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। अब वह एक सताई हुई अकेली मां नहीं थी, बल्कि एक आत्मविश्वास वाली महिला थी। कहीं आप रास्ता तो नहीं भटक गईं? आर्यन ने शरारती अंदाज में पूछा जब मीरा नए रेशमी रोब में घर में घुसी। वे खुलेआम उसकी प्रशंसा कर रहा था। बाल कटवा लिए? बढ़िया, बहुत सही समय पर। आज हम बहुत अच्छे लोगों से मिलने जा रहे हैं। तुम मुझे अपने दोस्तों से मिलवाना चाहते हो? मीरा खुशी से हैरान थी। तुम मेरी प्यारी महिला हो और मैं चाहता हूं कि यह बात सब जाने। और जब अमन का सब ठीक हो जाएगा, तो तुम्हें अपने माता पिता से भी मिलवाऊंगा। वे बहुत शानदार हैं। उनके रिश्ते तेजी से विकसित हो रहे थे, जो कभी कभी मीरा को डरा रहा था। उसे डर था कि वह बहन की यादों को धोखा दे रही है। लेकिन क्या आर्यन ने ही अमन को एक सच्चा पिता नहीं दिया, और उससे यह अनदेखी खुशी? तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे सारे विचार दिख रहे हैं, आर्यन हंसा। शायद सोच रही हो कि तुम्हें मेरे माता पिता पसंद नहीं आएंगे। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया है। राजेश जी और सुनीता जी मीरा से बहुत खुश थे। अब इसे कहते हैं महिला, समीर ने सहमति से कहा। छोड़ने की सलाह नहीं देता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुद ये नहीं समझता? आर्यन खुशी से खिल उठा। मीरा, तुम आर्यन की अकेली महिला हो जिससे मैं लगातार बात करना चाहती हूं। नेहा ने स्वीकार किया। कैसे लोग थे? दिखावटी औरतें जो अमीर आदमी से शादी करना चाहती थीं। और तुम कमाल हो, असली हो। मैं सचमुच चाहती हूं कि तुम मेरी दोस्त बनो। अमन ठीक हो रहा था। आर्यन खुद उसे मालिश करता था और मीरा उसे कमरों में और बाहर घुमाती थी। 1 महीने बाद अमन सहारे के बिना चल सकता था। हमने कर दिखाया, तीनों ने एक साथ कहा। आर्यन ने शैंपेन और अमन के लिए मिल्क शेक खरीदा, पहली गंभीर जीत का जश्न मनाने के लिए। यह कब्रिस्तान जहां खामोशी छाई थी, जिसे केवल कौवे की आवाज तोड़ रही थी। वे घास से भरी हुई कब्र के पास खड़े थे। एक छोटी अंडाकार तस्वीर से प्यारी सीमा उन्हें देख रही थी। नमस्ते सीमा, मीरा ने धीरे से कहा। देखा बहन, जिंदगी ने कैसा मोड़ लिया है। उम्मीद है तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है। आर्यन ने सोचा। सीमा, तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? गर्व वाली थी। अमन, छोटा लेकिन इतना होशियार, मैंने पूछा। क्या यह मेरी मौसी है? मीरा ने आंसुओं के बीच सिर हिलाया। नहीं बेटे, ये तुम्हारी असली मां है। उसने तुम्हें जन्म दिया और फिर वह नहीं रही, और मैंने तुम्हें अपने पास ले लिया। मैं छोटा था और अकेला नहीं रह सकता था। अमन ने पुष्टि की। उसने पिता के बारे में नहीं पूछा। मीरा जानती थी कि अभी समय नहीं आया था। 1 हफ्ते बाद आर्यन मीरा और अमन को अपने माता पिता के पास ले गया।
सुनीता जी और राजेश जी। वे सिर्फ बहू और बच्चे का इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने पोते का और उस महिला का जिसने उसे पाला था। मेज पकवानों से भरी हुई थी। मां ने कमाल कर दिया, आर्यन ने सुनीता जी को गुलदस्ता देते हुए कहा। बेटे, तुम हमेशा जानते थे कि महिलाओं को कैसे खुश करना है। अब मां, मैं सिर्फ दो को खुश करता हूं, तुम्हें और मीरा को। ओह नहीं, और नेहा को भी, लेकिन वह अलग बात है। मीरा सहज महसूस कर रही थी, डर छंट गया था। एक पल के लिए ध्यान दें, आर्यन ने मेज से उठते हुए कहा। वह मीरा के पास गया, एक घुटने पर बैठ गया। मीरा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वादा करता हूं कि तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा और दुनिया का सबसे अच्छा आदमी बनूंगा। हाँ, उसने फुसफुसाया। बेशक हाँ। एक महीने बाद वे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में खड़े थे। मैं आपको पति पत्नी घोषित करता हूं, रजिस्ट्रार ने गंभीरता से कहा। नवविवाहितों ने अंगूठियों का आदान प्रदान किया और पहला वैवाहिक चुंबन लिया। खुश रहो मेरे प्यारे, सुनीता जी ने भावना से कहा। क्या गजब की खूबसूरती पाई है, राजेश जी ने सराहना करते हुए कहा। तुम कितनी खूबसूरत हो, नेहा ने प्रशंसा से कहा। समीर ने दोस्त को गले लगाया और मीरा के हाथ को चूमा। बधाई हो, लिमोसिन में जो उन्हें रेस्टोरेंट ले जा रही थी, अमन ने घोषणा की। जब मैं बड़ा होऊंगा अलीशा से शादी करूंगा। मैंने अभी तक औपचारिक प्रस्ताव नहीं दिया है, उसने गंभीरता से जोड़ा। दमदार बात, आर्यन ने निष्कर्ष निकाला। पेरिस में हनीमून, एक सपना जो सच हो गया। अमन दादा दादी के पास रहा। शादी से कुछ दिन पहले आर्यन और मीरा ने अमन को सच बताने का फैसला किया। क्या आर्यन अंकल अब मेरे पापा होंगे? अमन ने पूछा, जब मीरा उसके नाखून काट रही थी और आर्यन फिशिंग कैटलॉग देख रहा था। आर्यन ने उसे एक तरफ रख दिया। अमन, इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है, मर्दों वाली बात। मैं सुन रहा हूं, बड़े लड़के की तरह अमन ने जवाब दिया। मैं तुम्हारा पापा नहीं बनूंगा, आर्यन ने आह भरकर कहा। मैं पहले से ही तुम्हारा असली पापा हूं। उसने उसे कहानी बताई जैसा वह बता सकता था। तो आपका और मेरी मां का अफेयर था और फिर आपने उन्हें छोड़ दिया, फिल्मों की तरह? अमन ने सख्ती से पूछा। ऐसा कह सकते हो, आर्यन ने सिर हिलाया। हम अलग हो गए थे और मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं था। खुद को सही ठहराने से वह अंदर ही अंदर सिकुड़ गया, लेकिन छोटा बच्चा उसे पहले ही गले लगा चुका था। सब ठीक है पापा। अमन जानता था कि वह अपने असली दादा दादी के पास रह रहा है, जिन्हें उसने पहले दिन से ही प्यार किया था। नवविवाहित हल्के दिल से पेरिस उड़ गए। ये मानने में शर्म आती है, मीरा ने मुस्कुराते हुए पति से फुसफुसाया, लेकिन मैंने कभी हवाई जहाज में सफर नहीं किया। मेरे साथ तुम निश्चित रूप से इस कमी को पूरा करोगी, आर्यन मुस्कुराया। वे सारी सेल में घूमे, इतने कपड़े खरीदे कि पूरे शहर को पहना सकते थे, लेकिन वे अपने प्रियजनों को पहनाना चाहते थे। तुम थोड़ी पीली लग रही हो, नेहा ने ध्यान दिया जब वे मिले। हाँ, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मीरा ने जवाब दिया। उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें टाइम डिफरेंस का कोई लेना देना नहीं है। नेहा शरारती अंदाज में मुस्कुराई। मीरा फार्मेसी में घुस गई। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था। आर्यन बेहद खुश था। पहले सितंबर को वे अमन को पहले ग्रेड में छोड़ने गए। अल्ट्रासाउंड से पता चला कि उनकी बेटी होगी। अमन ने बहन का नाम आराध्या रखने का सुझाव दिया और होने वाले माता पिता को यह विचार बहुत पसंद आया। दादा दादी, जिन्हें एक तैयार पोता मिल गया था, अब दोगुनी खुश थे। घर पर तो हम पोते पोतियों का इंतजार ही कर रहे थे, सुनीता जी ने कहा। समीर और नेहा दोस्तों के उदाहरण से प्रेरित होकर भी परिवार बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे। मुझसे आगे निकल गए आर्यन, समीर हंसा। मैं तो खुद को ज्यादा अनुभवी पिता मानता था और पता चला कि उनका बेटा तो हमारी अलीशा से बड़ा है और अब दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। चुप्पी से ईर्ष्या करो। अमन पहले ग्रेड में खुशी से पढ़ता है, उसे फिजिकल एजुकेशन पसंद आ गई है। आर्यन और मीरा दूसरी बार माता पिता बनने की तैयारी कर रहे हैं। जॉयस घटना के दिन गिन रहे हैं।
उनके दिल प्यार और खुशहाल भविष्य की उम्मीद से भरे हुए हैं। अगर कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करके और कमेंट छोड़कर हमारा समर्थन करें। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है।